നമസ്കാരം. ഇന്ന് നിങ്ങളെ ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ഭാരതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പാർട്ടിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ നേതാവ് ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയുടെ ദേശീയ അധ്യക്ഷൻ श्री अमित शाह अवर्गलेयाना। नमस्ते अमित जी, हमारे प्रोग्राम में स्वागत है आपका। जी नमस्कार। सीधे सवाल में जाते हैं जी। अब 3 साल हो चुके हैं नरेंद्र मोदी सरकार की, उस सरकार की मुख्य उपलब्धियां जरा बताइए, 3 या 4 ज़्यादा। देखिए, सबसे बड़ी उपलब्धि है कि हम एक ऐसी विरासत लेकर सत्ता में आए थे। 10 साल तक एक ऐसी सरकार चली जिसने हर महीना हर 2 महीने में एक घपला घोटाला स्कैम किया था। करीब 12 लाख करोड़ रुपए के स्कैम्स यूपीए सरकार ने किए थे। 3 साल हो गए हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार को। 3 साल में हमारे विरोधी भी हम पर भ्रष्टाचार का एक आरोप नहीं लगा सकते। दूसरा, 3 साल में जिस प्रकार से सरकार चली है, देश की जनता का आत्मविश्वास बढ़ा है, देश की जनता का सरकार के प्रति भरोसा बढ़ा है और दुनिया में देश का सम्मान बढ़ा है। तो मैं मानता हूं कि जनमानस में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है। राजनीतिक क्षेत्र को देखिए तो 3 साल में जितने भी चुनाव हुए हैं, लोगों के फैसले करने का तरीका बदला है। पहले परिवारवाद के आधार पर वोट दिए जाते थे, जातिवाद के आधार पर वोट दिए जाते थे और तुष्टीकरण एपीसमेंट के आधार पर वोट दिए जाते थे। भारतीय जनता पार्टी के सरकार में 3 साल होने के बाद यूपी, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर के चुनाव ने सिद्ध कर दिया है कि अब वोट देने का आधार न जातिवाद है, न परिवारवाद है, न एपीसमेंट से किसी को वोट मिलता है, परफॉर्मेंस से वोट मिलता है। तो पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस का एक नया एरा श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में शुरू हुआ है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अब केरल के लिए विशेष रूप से आपने कुछ किया है क्या? बहुत सारे काम केरल के लिए हुए हैं। मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा कि 13th फाइनेंस कमीशन, जो मेनली यूपीए सरकार के कालखंड को कवर करता था, उसमें शेयर इन सेंट्रल टैक्स केरल का जो होता था वो 33,336 करोड़, मतलब 33,336 करोड़ था। इसकी जगह 14th फाइनेंस कमीशन, जो अब नरेंद्र मोदी सरकार के कालखंड को कवर करता है, उसमें केरल का शेयर इन सेंट्रल टैक्स हुआ है 98,912 करोड़, मतलब 3 टाइम इंक्रीज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। उसी तरह से ग्रांट इन एड में 5,476 करोड़ रुपए, 5,476 करोड़ रुपीस दिए जाते थे। अब ग्रांट इन एड के अंदर 17,968 करोड़ रुपीस दिए जाते थे। अगेन 3 टाइम्स, मोर देन 3 टाइम। देन रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट बिग जीरो, केरल को 1 पैसा रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट 13th फाइनेंस कमीशन के कालखंड में नहीं मिली। भारतीय जनता पार्टी के कालखंड वाले 14th फाइनेंस कमीशन में केरल को 9,519 करोड़ रुपीस रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट मिलेगी। उसी तरह से लोकल बॉडीज ग्रांट, जो यूपीए के समय में 2,700 करोड़ रुपीस मिलता था, अब नरेंद्र मोदी जी के समय में लोकल बॉडीज ग्रांट 7,683 करोड़ मिलेगा। तो सिर्फ सीधी ग्रांट के अंदर ही 70,000 करोड़ का डिफरेंस 13th फाइनेंस कमीशन और 14th फाइनेंस कमीशन के बीच में है। तो ये बहुत बड़ा केरल को इससे फायदा हुआ है। इसके अलावे कोची स्मार्ट सिटी के लिए 194 करोड़ रुपीस दिए हैं। 9 अमृत सिटी के लिए 2300 करोड़ रुपया दिया है। कोची मेट्रो के लिए 127 करोड़ रुपया दिया है। एक 3,632 हेक्टेयर में ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकलर इरिगेशन के लिए एग्रीकल्चर सेक्टर में हमने लगभग 1,300 करोड़ रुपया दिया है। ब्लू रेवोल्यूशन फंड के लिए 113 करोड़ रुपया दिया है। अर्बन सिटीज़ में हाउसिंग फाइनेंस के लिए, लो कॉस्ट हाउसिंग के लिए 26,000 से ज़्यादा यूनिट्स, मतलब 26,000 से ज़्यादा घर बांधने का निर्णय भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। एक डीप सी वाटर पॉट, उसमें 2,500 करोड़ रुपया अलग से दिया है।
रेलवे के लिए सिर्फ 17-18 के साल में हमने 1200 करोड़ रुपए से ज़्यादा रेलवे के एक्सपांसन के लिए, एक्सटेंशन के लिए दिया है, और 3 साल के अंदर हाईवेज और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 64,000 करोड़ रुपीस दिया है। तो मैं मानता हूँ करीब करीब 1,50,000 करोड़ रुपया ज़्यादा जो यूपीए सरकार ने दिया था उससे ज़्यादा देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। लाखों गरीबों के बैंक अकाउंट्स खोले गए हैं, लगभग टॉयलेट्स बांधने का काम यहाँ पर समाप्त कर लिया गया है। इसके अलावा 1 करोड़ एलईडी बल्ब दिए गए हैं और 19 लाख से ज़्यादा लोगों को 11,000 करोड़ का लोन मुद्रा बैंक योजना के तहत देकर 19 लाख लोगों की रोजगारी का प्रबंध भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। 70 साल की आज़ादी में केरल को शायद ही किसी सरकार ने इससे ज़्यादा दिया होगा, इसकी कोई संभावना दूर दूर तक मैं नहीं देखता। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने केरल को अपनी अपमोस्ट प्रायोरिटी में रखा है। लेकिन इसके बावजूद केरल के मुख्यमंत्री बोल रहे हैं पिछले 7 महीने से आपने मनरेगा का 1 पैसा भी नहीं दिया है केंद्र सरकार ने। मनरेगा के फंड में भी बढ़ोतरी की है, मगर सवाल यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट का है। जब तक यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं मिलता केंद्र की ग्रांट कभी नहीं आती है। अच्छा, तो ये अफवाह फैला रहे हैं। ये बिल्कुल बेबुनियाद आरोप है। मैं केरल के मुख्यमंत्री जी को आपकी चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ, इन्होंने जनता के सामने आंकड़े रखने चाहिए कि जब यूपीए सरकार थी तब मनरेगा का कितना पैसा ग्रांट हुआ था और भाजपा की सरकार है तो मनरेगा का कितना पैसा ग्रांट हुआ है। अच्छा, ये अब जो केरल में मानसून शुरू हुआ है तो मछुआरे समुद्र में जा नहीं सकते। इस तरफ खेतीबाड़ी का काम शुरू हुआ है, उस तरफ मछुआरों का काम बंद हुआ है। तो इसका कुछ मछुआरों के लिए और खेतीबाड़ी करने उनके लिए कुछ अपनी ब्लू रेवोल्यूशन जो फंड है वो पूरा का पूरा मछुआरों के लिए है और माछीमारी का व्यवसाय के विकास के लिए भारत सरकार ने बना है। इसके तहत 113 करोड़ रुपया केरल सरकार को ऑलरेडी हम दे चुके हैं। ये जो प्रधानमंत्री इरिगेशन योजना है, इसके अलावा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से बुआई से लेके खलियान तक क्रॉप निकालने के बाद भी उसको बहुत कम राशि में इंश्योर करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। खादों के दामों में बहुत कटौती की है, यूरिया की उपलब्धि हमने बढ़ाई है। ई मंडी एक राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म कर किसानों को अपनी उपज के दाम अच्छी तरह से मिल पाए, इसके लिए किया है। और बैड मानसून के केस में केरल में बैड मानसून का मतलब बाढ़ से ही होता है, यहाँ पर अकाल नहीं होता है, मगर बाढ़ के केस में भी उनको जो सहायता दी जाती थी उसको एरिया को भी डबल किया गया है और उसकी राशि को भी डबल किया गया है। ये सारी स्कीमें किसानों के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार लेकर आई है और इसका 3 साल में अच्छा नतीजा मिला है। 3 साल पहले इस देश का कृषि ग्रोथ रेट -0.2% था, -2% था। आज देश का कृषि रेट +4% को क्रॉस किया है, मतलब 6% इंक्रीज इन कृषि विकास दर। एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट में 6% का इंक्रीज मैं मानता हूँ भारत सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है। और ये जो पॉलिटिकल मर्डर हो रहे हैं कन्नौर में, वो एक सोशल प्रॉब्लम बन गया है। पॉलिटिकल प्रॉब्लम, ये सोशल प्रॉब्लम नहीं है, पॉलिटिकल प्रॉब्लम है और बिल्कुल सीधी जिम्मेदारी इसकी केरल के मुख्यमंत्री की बनती है। जब जब केरल में लेफ्ट पार्टी का शासन आता है तुरंत राजनीतिक हत्याएं शुरू हो जाती है और इस बार राजनीतिक हत्याएं हुई है वो ज़्यादातर उन्हीं के खुद के डिस्ट्रिक्ट में, उनकी खुद की कॉन्स्टिट्यूंसी में हुई। मैं मानता हूं कि केरल के मुख्यमंत्री और उनकी पार्टी ये हत्याओं के लिए सीधा रिस्पॉन्सिबल है। अच्छा, आपका जो विस्तृत प्रवास है वो शुरू हुआ था मेरे ख्याल से पश्चिम बंगाल के नक्सलवादी विलेज से और आप त्रिपुरा गए, अभी केरल में हैं आप पिछले 3 दिन से। ये सब जगह सीपीएम वाले हैं, तो मुझे लगता है कुछ पैटर्न दिख रहा है, आप सीपीएम का पीछा कर रहे हैं पकड़ने के लिए। मेरे पीछा करने की ज़रूरत नहीं है। ये पूरी दुनिया में से मार्क्सिस्ट पार्टी खत्म हो रही है, विचारधारा खत्म हो रही है, तो देश में भी वो सिकुड़ रहे हैं और पूरे देश में से कांग्रेस भी सिकुड़ रही है, कांग्रेस भी खत्म हो रही है। जहाँ तक नक्सलवाड़ी से शुरू करने का सवाल था, नक्सलवाड़ी
और केरल दोनों राजनीतिक हिंसा के शिकार रहे हैं। वहीं से ये राजनीतिक हिंसा की थ्योरी पैदा हुई थी। वहाँ जाकर मैंने दीनदयाल उपाध्याय जी की एकात्म मानववाद की थियरी को प्रचारित करने के लिए प्रयास किया था। और केरल में भी मैं मानता हूँ कि केरल में अगर शांति चाहिए, केरल में पॉलिटिकल वायलेंस से मुक्ति चाहिए, केरल के अंदर डेवलपमेंट का वातावरण चाहिए, केरल के अंदर विकास, एक सर्वस्पर्शीय सर्वसमावेशक विकास अगर करना है तो भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई नहीं कर सकता। अब आपको याद होगा दीनदयाल उपाध्याय जी जो है 1967 में यहीं पर केरल में कोझिकोड में वो प्रेसिडेंट बन गए थे भारतीय जनसंघ के। अब उनके 100 साल हो गए, जन्म शताब्दी चल रही है, तो क्या क्या प्रोग्राम्स हैं उनके बहुत नाम सारे पर? प्रोग्राम भारत सरकार ने बनाए। भारतीय जनता केरल में जो मैं प्रोग्राम- बताता हूँ आपको, भारतीय जनता पार्टी की राज्य सरकारों ने भी बनाए हैं। भारत सरकार ने जो प्रोग्राम बनाए हैं पूरे अखिल भारतीय कार्यक्रम है, जिसमें केरल भी इंक्लूड है। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, हमने दीनदयाल जी के विचार को घर घर पहुँचाने के लिए और पार्टी के एक्सपांसन के लिए, पार्टी के संगठन के विस्तार के लिए एक दीनदयाल उपाध्याय विस्तारक योजना शुरू की है। देश भर में 4 लाख से ज़्यादा विस्तारक इस योजना के तहत निकलने वाले हैं। आज ही बैठक करी थी, केरल में लगभग 40 कार्यकर्ता फुल टाइम 1 साल के लिए निकलने वाले हैं, जो पार्टी के बेस को एक्सपांड करेंगे, पार्टी की विचारधारा को लेकर घर घर जाएंगे और पार्टी के लिए नई सदस्यता भी बनाएंगे। तो मैं मानता हूं कि बहुत सारी जगह पे स्वास्थ्य मेले लगने वाले हैं, ब्लड कैंप्स लगने वाले हैं, पुस्तकालय दीनदयाल जी की स्मृति में बन रहे हैं। दीनदयाल समग्र को भी भारतीय जनता पार्टी की सहायता से एक टोली ने छापा है। लगभग अब तक 35,000 से ज़्यादा दीनदयाल समग्र देश भर में बिक चुके हैं। तो मैं मानता हूँ दीनदयाल जी के विचारों का बहुत बड़ा एक्सपांसन का कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी ने हाथ में लिया है, उसमें सफलता भी हमें अच्छी मिल रही है। इतना बड़ा प्रोग्राम बनाया आपने, और आप तो राजनीतिज्ञ हैं और चाणक्य माने जाते हैं, और आपने वो जादू दिखाया भी है उत्तर प्रदेश में, मणिपुर में वगैरह। केरल में 2019 में कितने सीट मिलेंगे? 2019 में हम केरल में बहुमत सीट प्राप्त करेंगे। बहुत अच्छी टैली हमारी भारतीय जनता पार्टी की होगी। केरल की जनता हिंसा की राजनीति को नकारती है, और वैसे भी अब जितने भी देश में 2014 के बाद इलेक्शन हुए उसमें भारतीय जनता पार्टी की स्थिति अच्छी हुई है। तो आपको लगता है 2019 में ये 2019 मार्क्सवादी लोगों को उखाड़ के फेंक देंगे? बिल्कुल, यहाँ पर हम भारतीय जनता पार्टी बहुमत सीट प्राप्त करेगी, और अगले विधानसभा चुनाव में मैं निश्चित रूप से मानता हूँ कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी बनेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।